मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय भैरव अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे मार्क्स का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनकी अवधारणा। और हम बात कर रहे थे मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वो उनका दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद उनका एक अनुभविक आधार प्रस्तुत करता है। और इसमें मार्क्स से द्वंद्वादी प्रक्रिया को आर्थिक कारकों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मानव इतिहास का विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। तो मार्क्स का ये विचार है कि इतिहास की सभी जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। और उनके दो बुनियादी सिद्धांत हैं, आधार और अधिरचना का। यानी आधार, आर्थिक प्रणाली में यदि परिवर्तन आएगा तो अधिरचना यानी राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा। और द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसके तीन पक्ष हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, इसको हमने पढ़ा। तो मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में मार्क्स ने कुछ विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो उसमें कुछ खास अवस्थाएं हैं जिसमें आदिम साम्यवादी अवस्था है, दास अवस्था है, सामंती अवस्था है, पूंजीवादी अवस्था है, सरवारा वर्ग का अधिनायकवाद की अवस्था अर्थात समाजवादी अवस्था, और एक है साम्यवादी अवस्था। जिसमें कुछ अवस्थाएं हैं वो मार्क्स देख चुका था और कुछ लास्ट की जो हैं उनकी मार्क्स कल्पना करता है कि विश्व के सभी मजदूर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों की बेड़ियां है, पाने के लिए पूरा संसार है। तो उसमें जो आदिम साम्यवादी अवस्था है उसमें समाज के जो सामाजिक जीवन की, इसको प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। और ये प्री स्टेट सोसाइटी की अवस्था है, अर्थात राज्य पूर्व समाज की अवस्था है। इस समय समाज परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित नहीं हुआ था। कबीलों के बड़े बूढ़े सारे सदस्यों के हितों का संरक्षण और प्रबंधन वो करते थे, और कबीले के जो लोग हैं सम्मान की भावना से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। डर और आतंक नहीं था, जबकि रेस्पेक्ट का भाव था, यानी सम्मान की बात थी। इस प्रारंभिक पहली जो अवस्था है, इसमें उत्पादन के जो तरीके थे वो बहुत ही सरल थे, सीधे थे और अविकसित थे। इसमें लोग प्राय शिकार करके, मछलियां पकड़ के या प्राकृतिक अवस्था में जो भी कंदमूल फल मिलते थे उनको चुनकर खाकर अपना गुजर बसर करते थे। कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन के जो साधन थे वो बहुत ही थोड़े और सरल और सबके साझे होते थे, और मिल बांट कर सब लोग उन वस्तुओं को खाते थे। इसमें उत्पादन के साधन जो थे
वो पत्थर के औजार और धनुष बाण जो प्राकृतिक अवस्था में जो अविकसित अवस्था के रूप में वो थे, जिसमें वो शिकार कर लेते थे, मछलियों को पकड़ लेते थे। तो इस तरह का जीवन था। लेकिन धीरे धीरे उत्पादन के साधन विकसित हो जाते हैं और एक छोटा सा वर्ग ये जो उत्पादन के साधन हैं इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और बाकी समाज को वो पराधीन बना देता है। इस तरह से जो आदिम साम्यवादी प्रणाली है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और एक दूसरी स्टेज आती है, वो है दास अवस्था। और इस दास अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था है उससे उसके साधन कुछ और विकसित हो जाते हैं और इसमें निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में, जिनको हैव्स और हैव नॉट कहा जाता है, चाहे उनको आप धनवान निर्धन कहें या प्रभुत्वशाली वर्ग या पराधीन वर्ग कहें, उसमें बढ़ जाता है। जो धनवान वर्ग है अर्थात जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वो भौतिक वस्तुओं और पशु पक्षियों के अलावा निर्धन वर्ग के जो मनुष्य हैं उनको भी दास बनाकर अपनी निजी संपत्ति में मिला लेता है। ये जो दास है ये अपने श्रम से जो उत्पादन करता है उस पर स्वामी अर्थात मास्टर का अधिकार हो जाता है। उसको जिंदा रहने के लिए, खाने पहनने के लिए दिया जाता है और इसमें स्टेट का जो मुख्य कार्य है वो धनवान वर्ग को निजी संपत्ति उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना होता है और इस लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही सारी कानूनी न्यायिक व्यवस्था विकसित कर ली जाती है। प्राचीन जो यूनान और चीन की व्यवस्थाएं थी इसी प्रणाली के उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो इसमें जो उत्पादन की जो प्रणाली है वो पूर्व की जो व्यवस्था है उससे थोड़ी सी अपेक्षाकृत विकसित हो जाती है, लेकिन उत्पादन का जो मुख्य स्तर होता है वो घरेलू स्तर ही होता है। इसमें व्यक्ति खेती बाड़ी और पशुपालन, छोटे छोटे उद्योग धंधे गृह स्वामी के निर्देशन में करते हैं। इस तरह से कुछ समय बाद उत्पादन की शक्तियाँ विकसित होती हैं और बड़े पैमाने पर कृषि व्यवस्था उत्पादन प्रणाली का रूप धारण कर लेती है और ये दास अवस्था जो है विलुप्त हो जाती है और इसके बाद एक नई अवस्था अस्तित्व में आती है और उसको कहते हैं सामंती अवस्था। इस सामंती अवस्था मुख्य रूप से इसको हम कह सकते हैं कि ये मध्ययुगीन प्रणाली है और इसमें जो कृषि प्रणाली है वो विकसित हो जाती है। पूर्व की जो अवस्था है यानी दास प्रणाली से ये और विकसित हो जाती है और उत्पादन का जो मुख्य साधन है वो कृषि कार्य होता है। इसका स्वामित्व गिने चुने जमींदार घरानों के हाथ में रहता है और समाज जो है जमींदार और किसान इन दो परस्पर विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है। जैसे पूर्व की अवस्था में स्वामी और दास दो वर्ग हैं, इसी तरह से इस अवस्था में यानी सामंती अवस्था में दो वर्ग आ जाते हैं, जमींदार और किसान, लैंडलॉर्ड और पीजेंट। ये जमींदार ही सामंत, राज दरबारी या राजा होते हैं और किसान उनके कृषि दास की तरह रहते हैं। किसानों के पास अपना घर का मकान होता है लेकिन खेती की पैदावार में उन्हें बहुत ही मामूली सा हिस्सा मिलता है, बाकी सब जमींदार का उस पर हक होता है या कहें कि नियंत्रण होता है, कब्जा होता है। किसान परंपरा से अपनी
ज़मीन के साथ बंधे रहते हैं, और ज़मीन का जब बेचान हो जाता है, बिक्री हो जाती है, तो किसान का स्वामी बदल जाता है और स्वयं किसानों को दासों की तरह खुले बाजार में खरीदा बेचा तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक वो नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आता है इस अवस्था में, कि जैसे दास जो प्रणाली थी, दास अवस्था थी, उसमें तो दास का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं था, उसको खरीदा बेचा जा सकता था। लेकिन इस अवस्था में किसान का स्वामित्व तो नहीं होता है उत्पादन के साधनों पर, अर्थात कृषि पर, और ना ही उनको खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन उनके मालिक बदलते रहते हैं ज़मीन की खरीद बिक्री होने पर। और इस दौर में सामंत और कृषिदास का जो वर्ग संघर्ष है, वो स्वामी और दास के वर्ग संघर्ष की तुलना में अधिक उग्र और मुखर हो जाता है। इतिहास में हम बहुत सारे किसान आंदोलन देखते हैं। उसके बाद औद्योगिक प्रणाली, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंती जो प्रणाली है, सामंती अवस्था है, वो समाप्त हो जाती है और एक नई अवस्था आती है जिसको हम पूंजीवादी अवस्था कहते हैं। और ये प्रणाली औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आती है। इस तरह से ये जो प्रणाली है, अवस्था है, ये आधुनिक मशीनी युग के आरंभ के अस्तित्व में आती है। और औद्योगिक उत्पादन के जो साधन हैं, इस पर एक समाज के गिने चुने वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, यानी पूंजीपतियों का हाथ में होता है। जनसाधारण जो होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। इस तरह से समाज दो वर्गों में बढ़ता है यहाँ, पूंजीपति और सरवारा, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट क्लास इसमें अस्तित्व में आती है। और ये तो परस्पर विरोधी होते हैं। मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो कहते हैं कि जो आधुनिक राज्य है, मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक राज्य की जो कार्यपालिका है, संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के मिले जुले मामलों का प्रबंध करने वाली समिति मात्र है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी मजदूर जो है, सरभरा, किसी विशेष पूंजीपति या विशेष उद्योग के साथ बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि कहीं भी जाकर मजदूरी करने को स्वतंत्र होता है। इस तरह से कानूनी तौर पर तो सब मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता स्थापित हो जाती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से समाज जो है दो विरोधी वर्गों में बटा रहता है, धनवान निर्धन, हैव्स हैव नॉट, प्रभुत्वशाली वर्ग या पराधीन वर्ग। शासन के स्तर पर हम देखते हैं कि प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित कर दी जाती हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर समाज के विभाजन के कारण निर्धन वर्ग जो है, हैव नॉट, उसकी स्वतंत्रता दिखावा बनी रहती है। उसके पास राज्य के वर्ग चित्र को बदलने, जो क्लास करैक्टर है उसको बदलने और अपने शोषण को रोकने का कोई साधन नहीं है। नागरिकों की अधिकार स्वतंत्रताओं की आड़ में शासक वर्ग उनकी आर्थिक व्यवस्था का फायदा उठा करके उनका दमन और शोषण करता है इसमें। और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, लेनिन ने इस संदर्भ में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं रहते वो पूंजीपति, बल्कि अपनी मल्टीनेशनल्स कंपनी बना करके और जो अल्पविकसित देश हैं उनको भी अपने नियंत्रण में, अपने जाल में, साम्राज्यवादी जाल में, उपनिवेशवादी जाल में फंसा लेते हैं। तो ये मार्क्स ने जो मानव इतिहास की अवस्था बताई है उसमें ये चौथी अवस्था है। धन्यवाद।